हम जनता के सामने और विनम्रता से और बड़े सशक्त तरीके से, पारदर्शिता से लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन मुकेश पारिक तो आपको ये याद दिला रहे हैं ये कहकर कि ये 2 सीटों का जो परिणाम है इसको लेकर खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने जो सवाल किया था आपसे, मोह भंग हो चुका है मुद्दों पर। तो देखिए, हाँ, निश्चित रूप से किसी एक राजनीतिक दल के लिए, राजनीतिक दल जो मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता, जिन्होंने जो 2014 में जो मुद्दों पे चर्चा करके आए थे, 2019 की जब मुद्दों की बात करते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से खस्ता हालत में पहुंच गई है, आम आदमी ने किस प्रकार से अपनी गाड़ी कमाई से जिन लोगों का रोजगार बचा, उनकी जो वेतन में कटौती हो गई, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा में धकेल दिए गए, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। इस तमाम जो महामारी के अंदर जो कॉर्पोरेट की देश के अंदर सबसे बड़ी आमदनी होती थी, लोग कहते थे कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो देश को चलाते हैं, टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आज इनकम टैक्स से कम हो गया। इस देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। पूरे देश का जो एक सशक्त जो भारत बनना था, ये सिर्फ स्लोगन देते रहे और देश को आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना सांसद यहाँ काम कर रहे हैं, ना केंद्र में सरकार काम कर रही है, और इसलिए इनको इसका खामियाजा राज्य में भुगतना पड़ेगा 2023 में। मुकेश पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सिर्फ आपको इस बात को यहाँ आपके समझाना चाहूंगा कि जब 2018 में कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी थी, उसके 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर जीती। प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो कभी भी ये उपचुनाव भी उसी प्रकार से है कि ये उपचुनाव हो सकता है स्थानीय आधार पर हुआ हो, स्थानीय मुद्दे पर हुआ हो, उम्मीदवार के मुद्दे पर हुआ हो, लेकिन ये उपचुनाव कहीं भी किसी भी मायने में विधानसभा और राजस्थान की सरकार की कामों पर मोहर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दा है। आपने सरकार बनाई 2018 में और 6 माह बाद आप एक भी सीट नहीं जीत पाए लोकसभा की। तो जनता है, ये जनता निर्णय करती है, मुख्य चुनाव में निर्णय करती है कि सरकार किसकी बनानी है, किसकी बिगाड़नी है, किसको बनाना है। तो ये आप इसको बिल्कुल भी जोड़ना कहीं भी उचित नहीं है। एसपी मित्तल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। इस मायने में मुकेश जी की बात हो सकता है सही हो, लेकिन क्या इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि टिकट वितरण में खामी को आज आपको खुलकर स्वीकार करना पड़ रहा है? टिकट वितरण में खामी क्यों रह गई? टिकट बांटने कांग्रेस तो नहीं आई थी, कांग्रेस टिकट तो भाजपा के नेताओं ने बांटे थे ना। और वो क्यों देने पड़ गए गौतम लाल मीणा के बेटे के बजाय किसी दूसरे को? सबको पता है। क्यों वल्लभ नगर में एक के बजाय 4 आदमी खड़े हो गए, 3 आदमी खड़े हो गए, भाजपा के वोट 3 आदमियों में बट गए, सबको पता है। अगर स्थितियां ऐसी ही रहती हैं 2023 तक भी, तो फिर स्थिति ऐसी रहेगी तो परिणाम भी ऐसा ही नहीं रहेगा क्या? तो इसके हिसाब से व्यापक पैमाने पर वो जो सुधार है, वो जो रिपेयरिंग है, उसको किए जाने की जरूरत पर भी ध्यान जाना चाहिए ना मित्तल साहब? जेपी जी, ये आपने जो सवाल उठाया उसमें मैं सतीश पुनिया जी का, जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है, उन्हीं का बयान कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जो प्रदेश के जो नेतृत्व था वो किसी और को उम्मीदवार बनाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो डायरेक्शन दी, हमने उसके मुताबिक उम्मीदवार बनाए, इसलिए हमारी हार ही होगी। तो ये जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि सतीश पुनिया जी ने इस बात को खुद ने स्वीकार किया है कि जो उम्मीदवारों के चयन के बारे में जो नीति अपनाई गई वो शायद सही नहीं थी। एक बात मैं इसमें यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब ये समझना चाहिए कि उनका मुकाबला कांग्रेस के जो राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, जो राजनीतिक सूझबूझ वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनसे मुकाबला हो रहा है। ये जो मुकेश पारिक जी जो वोटों की डिवाइड की बात कर रहे हैं भाजपा की, मुझे लगता है कि उसके पीछे भी अशोक गहलोत का दिमाग रहा होगा, इसलिए भाजपा अपने वोटों को एकजुट नहीं कर पाई। तो ये जो कांग्रेस की जो रणनीति है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार समझना होगा। और मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में बैठी हुई है कि राजस्थान के अंदर पिछले 25 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कभी एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद ये लगता है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता है तो शायद हम लोग विधानसभा का चुनाव वैसे ही जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा कि दरियावत के चुनाव में और बल्लभ नगर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत, जो कि यहाँ तक कि जो क्या नाम से अर्जुन मुंडा है, जो आदिवासी क्षेत्र के मंत्री भी हैं, छत्तीसगढ़ के अच्छे आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन तक को बुलाया गया, कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि बल्लभ नगर में 4थे नंबर पर रहना पड़ा और दरियावत में 3रे नंबर पर रहना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी को जो रणनीति इस चुनाव में अपनानी चाहिए थी, मुझे लगता है शायद वो नहीं अपनाई गई। उसका एक कारण यह भी है कि जो प्रदेश स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के आपसी खींचतान है, शायद उसको भी दूर नहीं किया गया। आज जिस तरीके से मंथन की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि मंथन के अंदर जिस बात का मंथन होना चाहिए था, जिन नेताओं को इस मंथन में शामिल होना चाहिए था, वो अभी भी इस मंथन में शामिल नहीं हुए। मित्तल साहब, आपने अच्छी बात बीच में कही
वैसे तो चुनाव देखिए अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, 10 साल निकल गए, उसके बाद उनकी व्याख्या करना हो सकता है कि ऐसा लगे कि अपने लिहाज से की जा रही है। लेकिन ये जो मिथक राजस्थान के बारे में बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसमें थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएं। 2003 में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के कामकाज को लेकर इतनी नाराज़गी हो कि सरकार बदल जाए, ऐसी स्थितियाँ तो नहीं थी। 2003 में आपको याद होगा अच्छी तरह से कर्मचारियों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, और कर्मचारियों ने टोलियां बना करके सरकार के खिलाफ कैंपेन किया था। किसका, कौन उसका मास्टरमाइंड था वो आपको अच्छी तरह से याद होगा। 2003 में स्पेसिफिक कारण वो था। 2013 में मोदी लहर चल रही थी पूरे देश भर में, 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। ये संयोग की बात हो सकती है, लेकिन ये संयोग हमेशा काम आए, ये सोचकर आश्वस्त हो जाना ठीक होगा क्या मित्तल साहब? जेपी जी, मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि क्या नाम से इस बार चूंकि भाजपा की बारी है तो वो चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो जनता है वो विवेक से वोट देती है, और जो कांग्रेस के जो सरकार के जो कामकाज है उनका आंकलन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो 5-5 वर्ष की बारी की बात है, मुझे लगता है शायद कभी भी ये मिथक टूट सकता है। लेकिन चूंकि पिछले 25 वर्षों से लगातार ये परंपरा चली आ रही है, तो शायद दोनों ही पार्टियों को लगता है। और आज मैं इस संदर्भ में एक सचिन पायलट जी का वापस एक प्रस्तुत करना चाहता हूं बयान। उन्होंने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है और फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि राजस्थान में अंदर जो मिथक बना हुआ है उसको तोड़ना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान हो। भले ही अशोक गहलोत साहब ये कहते रहे हो कि उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आज सचिन पायलट ने अपनी पुरानी बातों को तब दोहराया है जब वो सोनिया गांधी से मिलके आए। ठीक है, ये तो आपके अपने यहाँ जो कुछ चल रहा है उसकी बात तो है ही मुकेश जी, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के बयान गाहे बगाहे आते रहते हैं, और खासतौर पर इन दिनों में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आप ये कहते हैं, जैसे आज से 1.5 साल बाद आप ये 1.5 साल पहले आप ये कहते थे कि मध्यावधि चुनाव बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी। मानेसर के वक्त आपके हमले और तेज हो गए थे, और अब आप कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने तो दो, सरकार उसके बाद रहेगी ही नहीं। मुकेश पारीक साहब, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, कि जिस प्रकार से पहले का जो कांग्रेस का आंतरिक मामला रहा है और जो विद्रोह रहा है, और उनके स्वयं के उस समय के प्रदेश के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पार्टी में अलग होके और जो किया, तो आज ये कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति या राजनीति नहीं करने वाला व्यक्ति भी इस बात को अच्छी तरीके से समझेगा कि ये सरकार स्थिर नहीं है और ये कभी भी सरकार जा सकती है। और एक ऐसा ही वातावरण राजस्थान में बना हुआ था। आज जब हम बात करते हैं, जब इतनी लंबे पीरियड बाद जब इनका मंत्रिमंडल की कवायद चल रही है, इनके कई एमएलए रिजाइन भी कर देते हैं, कई एमएलए बयान भी देते हैं, अपने ही मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप इनके लगते हैं। देखिए, कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कि आज आपका अगर विधायक आपके मंत्री के खिलाफ आरोप, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कहते हैं विपक्ष है, लेकिन अगर आपका एक जिम्मेवार विधायक, ईमानदार विधायक जिसका एक छवि है, वो अगर आरोप लगाता है तो उस पर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जनता ये सब चीज़ों को देखती है। और आज जब मैं फिर ये पुनः दोहराना चाहूंगा कि ये मंत्रिमंडल का जो देर हो रही है या मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टी में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए उसके बाद एक पार्टी को नई और किसी विरोध का सामना करना पड़े। चौधरी साहब, ये डर है क्या?